हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है बिहार पुलिस का विशेष अंक है ये। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सामान्य विज्ञान से संबंधित 50 VBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर जो आगामी जो आयोजित होने वाली है बिहार पुलिस की परीक्षा, उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। और ख़ासकर सभी विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि यह साइंस स्ट्रीम पर आधारित है यह वीडियो। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि साइंस से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे आगामी आपकी जो बिहार पुलिस की परीक्षा है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि पदार्थ की अनश्वरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। पदार्थ की अनश्वरता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है बर्जीलियस, ऑप्शन बी लफुआजे, ऑप्शन सी कोल्बे और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो एक है, पदार्थ की अनश्वरता का सिद्धांत को द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी कहते हैं। अर्थात न तो हम किसी भी वस्तु को बना सकते हैं और न ही किसी वस्तु को किसी विधि द्वारा नष्ट कर सकते हैं। इसे ही हम लोग पदार्थ की अनश्वरता या द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। और इस नियम का प्रतिपादन लफुआजे ने किया था, जिसे हम लेवोजियर भी कहते हैं, जो रसायन विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो एंटोनी लेवोजियर या लफुआजे हैं। प्रश्न संख्या 2 है, जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछ भी चुका है ये कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ऑप्शन ए बर्जीलियस ने, बी लफुआजे ने, सी कोल्बे ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 2 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए वर्जिलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। प्रश्न संख्या 3 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है। ऑप्शन है ए समवायी, बी समस्थानिक, सी बहुलक और डी अपरूप। तो जो प्रश्न संख्या 3 है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अपरूप है कार्बन और ग्रेफाइट हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के। प्रश्न संख्या 4 है, उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। उस हाइड्रोकार्बन का नाम बताएं जिससे एथेनॉल बना है। ऑप्शन है ए इथेन, बी मीथेन, सी बेंजीन और डी ब्यूटेन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इथेन से इथेनॉल बना है। इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है CH3CH2OH होता है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन है ए सल्फर, बी प्लास्टिक, सी आयोडीन और डी ग्रेफाइट। तो जो प्रश्न संख्या 5 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, और इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। प्रश्न संख्या 6 है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है ए प्रिज्म का, बी दर्पण का, सी लेंस का और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 6 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रिज्म स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 7 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। और जो BPSC बिहार पुलिस की जो आगामी परीक्षा है उसमें 100% आएगा ये, कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन है ए 70 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 50 हर्ट्ज, ऑप्शन सी 60 हर्ट्ज और ऑप्शन डी 80 हर्ट्ज। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 50 हर्ट्ज भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। प्रश्न संख्या 8 है, ओजोन परत, ओजोन लेयर का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है ए प्रदूषण, ऑप्शन बी पीड़कनाश, ऑप्शन सी CFC मीन्स क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड ऑप्शन डी मीथेन।
तो जो प्रश्न संख्या 8 है, ओजोन लेयर या ओजोन परत का जो ह्रास होता है, क्षय होता है, उसका जो मुख्य कारक जिम्मेवार है वो होता है CFC, जिसको हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और यह हम जो फ्रिज AC वगैरह इस्तेमाल करते हैं उसमें से ये उत्पन्न होता है। प्रश्न संख्या 9 प्रश्न है कि मानव गुर्दे का आकार होता है, मानव गुर्दे का आकार होता है। ऑप्शन है A गोलाकार, ऑप्शन B आयताकार, ऑप्शन C सेम के बीच का आकार का, और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 9 है, मानव गुर्दे का आकार होता है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन C। मानव गुर्दे का आकार जो होता है वो सेम के बीच के आकार का होता है। प्रश्न संख्या 10 है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग होता है। मतलब विद्युत धारा का जो सही मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए क्या उपयोग होता है। ऑप्शन है A ओम, B वोल्ट, C वाट और D एमीटर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन D एमीटर। प्रश्न संख्या 11 है, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं, यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। ऑप्शन है A किशोरावस्था, ऑप्शन B यौनारंभ, ऑप्शन C वृद्धि और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 11 है, इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन B यौनारंभ कहते हैं, जिसको प्यूबर्टी भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन है A कोयला, B पवन, C सौर्य और D इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन A कोयला अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, जबकि पवन और सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तरंग दैर्घ्य को वेवलेंथ को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है A मीटर में, B हर्ट्ज में, C मीटर प्रति सेकंड में और D इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B तरंग दैर्घ्य को सामान्यतः हर्ट्ज में व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। मतलब निम्नलिखित में कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। ऑप्शन है A कॉपर, B सिल्वर, C एल्युमिनियम और D फेरस अर्थात लोहा। तो प्रश्न संख्या जो 14 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B चांदी। मतलब विद्युत का सर्वोत्तम या सुचालक जो है वो है चांदी। प्रश्न संख्या 15 है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। ऑप्शन है A उत्पाद प्रोडक्ट, B अभिकारक रिएक्टेंट, C उत्प्रेरक कैटेलिस्ट एंड D इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 15 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन B हो जाएगा अभिकारक या अभिक्रमक, जिसको इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं अर्थात भाग लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने, रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन है A अभिकारक रिएक्टेंट, B प्रतिफल प्रोडक्ट, C अवकारक एंड D ऑक्सीकारक। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन B रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम प्रतिफल या प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, आदमी के शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। आदमी के शरीर में भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है। ऑप्शन है A ऑक्सीकरण, ऑप्शन B है अवकारक, ऑप्शन C है अवकारक और ऑक्सीकारक और ऑप्शन D इनमें से कोई नहीं।
तो प्रश्न संख्या जो 17 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण उस अभिक्रिया को कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? मतलब प्रथम जो कार्बनिक यौगिक जो प्रयोगशाला में बनाया गया था उसका निर्माण या संश्लेषण किसने किया? ऑप्शन है ए कोल्बे ने, ऑप्शन बी वोहलर ने, ऑप्शन सी वर्जिलियस ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 18 है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण अर्थात निर्माण किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वोहलर ने। प्रश्न संख्या 19 से पेट्रोलियम गैस में मुख्य अवयव कौन सा है? ऑप्शन है ए मीथेन, बी ब्यूटेन, सी हाइड्रोजन और डी यूरेनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव है। प्रश्न संख्या 20 से पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन से ए मीथेन और हाइड्रोजन का, ऑप्शन बी ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ब्यूटेन का एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रश्न संख्या 20 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम गैस ब्यूटेन प्रोपेन और एथेन का मिश्रण होता है। प्रश्न संख्या 21 से निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है? निम्नलिखित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? ऑप्शन है ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी मरकरी एंड ऑप्शन डी टंगस्टन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम को किरोसिन धातु में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि इसका कारण यह है कि सोडियम धातु जब हवा या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो यह स्वतः जल उठती है। इसी कारण हवा के संपर्क से इसे अलग रखने के लिए इसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। प्रश्न संख्या 22 से लघुपथन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। ऑप्शन है ए बहुत अधिक, ऑप्शन बी बहुत कम, ऑप्शन सी 3 एम्पियर और ऑप्शन डी 4 एम्पियर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए बहुत अधिक होगा। प्रश्न संख्या 23 से विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। ऑप्शन है ए जनित्र, ऑप्शन बी है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन सी है एमीटर और ऑप्शन डी है मीटर। तो प्रश्न संख्या जो 23 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 24 है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शन है ए फैराडे ने, ऑप्शन बी मैक्सवेल ने, ऑप्शन सी एम्पियर ने और ऑप्शन डी फ्लेमिंग ने। तो प्रश्न संख्या जो 24 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। प्रश्न संख्या 25 से किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र ऑप्शन से ए समान होता है, ऑप्शन बी असमान होता है, ऑप्शन सी कोई निश्चित नहीं है और ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए समान होता है। किसी परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। प्रश्न संख्या 26 है चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। ऑप्शन है ए वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी एम्पियर प्रति मीटर। तो प्रश्न संख्या जो 26 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, वेबर होता है।
प्रश्न संख्या 27 है, मानव का उद्भव स्थान है। मानव का उद्भव स्थान है। ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका और डी अफ्रीका। तो प्रश्न संख्या जो 27 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी अफ्रीका। मानव का जो उद्भव स्थान है वो अफ्रीका है या माना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, किशोरावस्था में होने वाले एक शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन सी थायरॉक्सिन और ऑप्शन डी ए और बी। तो प्रश्न संख्या जो 28 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए और बी, अर्थात टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। मतलब कौन सा अधातु कमरे के ताप पर यानी साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो इसके ऑप्शन है ए ब्रोमीन, बी पारा, सी तांबा और डी एल्युमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए ब्रोमीन कमरे के ताप पर वैसा अधातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है, जबकि पारा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तांबा और एल्युमिनियम ठोस अवस्था में पाए जाने वाले धातु हैं। प्रश्न संख्या 29 है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। ऑप्शन है ए लिथियम, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सोडियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। तो जो प्रश्न संख्या 30 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा हीरा प्राकृतिक सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जबकि लिथियम को हम लोग आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। प्रश्न संख्या 31 से इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। अष्टक नियम के प्रतिपादक थे। ऑप्शन है ए डाल्टन, ऑप्शन बी डुब्रेनर, ऑप्शन सी मेंडलीव और ऑप्शन डी न्यूलैंड्स। तो प्रश्न संख्या जो 31 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन डी अष्टक नियम के प्रतिपादक न्यूलैंड थे। प्रश्न संख्या 32 है आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। हाउ मेनी पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन आर ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। तो प्रश्न संख्या जो 32 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी आवर्त सारणी में जो कुल आवर्तों की संख्या है वो 7 है, 7 है। प्रश्न संख्या 33 है आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। हाउ मैनी ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। ऑप्शन आर ए 15, बी 16, सी 17 और डी 18। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी आधुनिक आवर्त सारणी में कुल वर्गों की जो संख्या है वो 18 है, 18 है। प्रश्न संख्या 34 है क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या जो 34 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 7, क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है कुछ इस प्रकार से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि जो 3s और 3p है इसका अंतिम सेल है, इसमें s में 2 और p में 5, तो कुल मिलाकर 5 2 7 हुए, अर्थात क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 7 होती है। प्रश्न संख्या 35 है आवर्त सारणी में धातुएं किस ओर स्थित हैं। आवर्त सारणी में धातुएं
किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए बाईं ओर, ऑप्शन बी दाईं ओर, ऑप्शन सी मध्य में और ऑप्शन डी सभी स्थानों पर। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए। आवर्त सारणी में धातुएं जो हैं वो बाईं ओर स्थित हैं। प्रश्न संख्या 36 है। आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? आवर्त सारणी के किस ओर अधातुएं स्थित होती हैं? ऑप्शन है ए दाईं ओर, ऑप्शन बी बाईं ओर, ऑप्शन सी मध्य में और ऑप्शन डी सभी स्थानों पर। तो प्रश्न संख्या जो 36 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए दाईं ओर। आवर्त सारणी में जो धातुएं होती है वो प्रायः दाईं ओर स्थित होती हैं। प्रश्न संख्या 37 है। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? ऑप्शन है ए 2, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 32। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 8। अर्थात दूसरे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या 8 होती है, क्योंकि दूसरे आवर्त में 2s और 2p होते हैं, जिसमें s में 2 और p में 6। इस प्रकार दूसरे आवर्त में हम लोग कह सकते हैं कि कुल मिलाकर 8 तत्व होते हैं। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 2s और 2p होते हैं दूसरे आवर्त में, तो s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए इसमें 2 तत्व होंगे और पी में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसमें 6 तत्व होंगे। तो 6 और 2 मिलाकर कुल 8 हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 38 है कि आवर्त सारणी में बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम हैं। ऑप्शन है ए धातु है मेटल, ऑप्शन बी है अधातु है मतलब नॉन मेटल, ऑप्शन सी है गैस है एंड ऑप्शन डी है उपधातु है मेटलॉइड्स है। तो प्रश्न संख्या जो 38 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ये सभी उपधातु हैं, क्योंकि इनमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं। बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। प्रश्न संख्या 39 है कि यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 12 है तो उसकी संयोजकता क्या होगी? ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात 2, क्योंकि जिस तत्व की परमाणु संख्या 12 होगी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ इस प्रकार से होगा 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, अर्थात 3 अंतिम सेल हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो कुल संख्या हो रही है 2 हो रही है, इसी कारण इसकी जो संयोजकता होगी वो 2 होगी, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। तो जो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही कहलाती है उसकी संयोजकता। प्रश्न संख्या 40 है कि वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 0 और डी 4। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी। वर्ग 18 के जो तत्व होते हैं उनकी जो संयोजकता होती है वो 0 होती है, इसी कारण वे अस्थायी होते हैं, फिक्स होते हैं, जिसके कारण वो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। इसी कारण इसे हम निष्क्रिय, अक्रिय, उत्कृष्ट या नोबल गैस या नोबल तत्व भी कहते हैं। इनकी संख्या कुल 6 है, जिनमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन आते हैं। जिसमें हीलियम की परमाणु संख्या 2, नियॉन की 10, आर्गन की 18, उसके बाद क्रिप्टन की 36, उसके बाद जेनॉन की 54, लास्ट रेडॉन की 86 होती है। प्रश्न संख्या 41 है 41। सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? ऑप्शन है ए हरे पौधे द्वारा, ऑप्शन बी सूर्य द्वारा, ऑप्शन सी सूक्ष्म जीव द्वारा और ऑप्शन डी जंतु द्वारा। तो प्रश्न संख्या जो 41 है इसका जो सही जवाब होगा
वो हो जाएगा ऑप्शन ए, हरे पौधे द्वारा सौर ऊर्जा जीवमंडल में प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 42 है, जीवाणु और कवक कहलाते हैं, जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, ऑप्शन बी अपघटक, ऑप्शन सी उपभोक्ता और ऑप्शन डी आहार श्रृंखला। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अपघटक कहलाते हैं जीवाणु और कवक। प्रश्न संख्या 43 है, 43 है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन है ए कोयला, ऑप्शन बी है सूर्य सन, ऑप्शन सी है पानी और ऑप्शन डी है कागज। तो प्रश्न के जो 33 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। प्रश्न संख्या 44 है, 44 है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन है ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4। तो जो प्रश्न संख्या 44 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या 3 होती है, क्योंकि ओजोन का जो अणु सूत्र या रासायनिक सूत्र होता है वो O3 होता है। तो इससे ही स्पष्ट है कि ओजोन के परमाणु में ऑक्सीजन परमाणुओं की जो संख्या होती है वो 3 होती है, क्योंकि उसका जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है। प्रश्न संख्या 45 है कि किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। ऑप्शन है ए उत्पादक, ऑप्शन बी उपभोक्ता, ऑप्शन सी अपघटनकर्ता और ऑप्शन डी सूक्ष्मजीव। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा उत्पादक। प्रश्न संख्या 46 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है ए सोचने के लिए, ऑप्शन बी हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन सी शरीर का संतुलन बनाने के लिए और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो जो प्रश्न संख्या 46 है इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कार्यों के लिए मस्तिष्क उत्तरदायी है, सोचने के लिए भी, हृदय स्पंदन के लिए और शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी हृदय बोल रहे हैं मस्तिष्क उत्तरदायी है। प्रश्न संख्या 47 से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। ऑप्शन है ए पिट्यूटरी ग्रंथि से, ऑप्शन बी थायराइड ग्रंथि से, ऑप्शन सी एड्रिनल ग्रंथि से और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या जो 47 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। इन्हीं कारणों से पिट्यूटरी ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, एक स्वस्थ आँख की दूरी बिंदु होता है, मतलब एक स्वस्थ की जो आँख की न्यूनतम दूरी होती है, स्पष्ट दूरी, वो है। ऑप्शन है ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 0 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 250 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या जो 48 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 25 सेंटीमीटर, अर्थात स्वस्थ मानव नेत्र की स्पष्ट जो न्यूनतम दूरी होती है स्पष्ट वो होती है 25 सेंटीमीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न संख्या 49 है कि आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन है ए अपवर्तन का, ऑप्शन बी प्रकीर्णन का, ऑप्शन सी परावर्तन का और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन का। आकाश का जो नीला रंग दिखाई देता है वो मुख्य रूप से प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रश्न संख्या 50 से इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है ये, जो आधारित है बिहार पुलिस जो आगामी जो एग्ज़ाम होने वाली है उसमें विज्ञान से संबंधित 50 BBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर पर आधारित था हमारा ये वीडियो। तो अंतिम प्रश्न जानते हैं कि प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ऑप्शन है बैगनी, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है लाल और ऑप्शन डी है पीला। तो प्रश्न संख्या जो 50 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बैगनी। मतलब प्रकाश के बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि प्रकाश के लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 BBI वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर, जो आगामी बिहार पुलिस जो GD की परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।